38वें राष्ट्रीय खेलों को लेकर तैयारी तेज। 26 अक्टूबर से शुरू होगी खिलाड़ियों की चयन प्रक्रिया। खेल मंत्री ने दी अधिकारियों को तैयारी पूरी करने के दिशा निर्देश। उत्तराखंड की फिल्म रीति को अभिनेता मोहन बाबू ने सराहा। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी से खास मुलाकात की। अवैध पार्किंग पर ट्रैफिक पुलिस की बड़ी कार्रवाई से खलबली। क्रेन लेकर पहुंची टीम उठाकर ले गई गाड़ियां। दिवाली से पहले बोनस और डीए में वृद्धि के रूप में मिल सकती है राहत। सीएम धामी ने दिए दिशा निर्देश। लालकुआ बांद्रा सुपरफास्ट कुमाऊं के लिए दिल्ली की बड़ी सौगात। लंबे समय से हो रही थी मांग। नमस्कार, आप देख रहे हैं खबर भारत 360। मैं हूं आपके साथ यश विश्वकर्मा। बुलेटिन का आगाज करेंगे उत्तराखंड की प्रमुख खबरों के साथ। लालकुआ नगर पंचायत की स्थापना के 36 वर्ष बाद भी बस स्टैंड का निर्माण नहीं होने से स्थानीय निवासियों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। बताना चाहेंगे, नगर पंचायत बनने के समय लोगों को विकास की उम्मीद थी, लेकिन अब तक बस स्टैंड नहीं बन सका है। स्थानीय निवासी, खासकर महिलाएं और बच्चे घंटों सड़क किनारे खड़े होकर बस का इंतजार करते हैं। विशेषकर बरसात और गर्मी में उन्हें कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। पूर्व चेयरमैन कैलाश पंत और पवन चौहान ने बताया है कि उन्होंने अपने कार्यकाल में बस स्टैंड की स्थापना के लिए कई प्रयास किए, लेकिन भूमाफियों के कब्जे और राजनीतिक परिस्थिति के कारण ही कोई प्रगति नहीं हो सकी है। तो वही चेयरमैन लालचंद सिंह ने भी इस मुद्दे को उठाया है। स्थानीय विधायक और सांसद ने लगातार संपर्क में रहने की बात कही है। नगर उद्योग व्यापार मंडल के अध्यक्ष दीवान सिंह बिष्ट ने भी स्थानीय निवासियों की मांग को जोरदार तरीके से उठाने का आश्वासन दिया है। बताना चाहेंगे, सभी की उम्मीद है कि जल्द ही लालकुआ में बस स्टैंड की स्थापना होगी। सबसे पहले आपको ये बताना चाहूँगा कि बस अड्डे के लिए मैंने बड़ा लिखा पढ़ी किया, और जो आज हमारे सांसद हैं उनको भी दिया था, विधायक जी को भी दिया था, और हमें जहाँ तक उम्मीद है कि उस पर बहुत तेज़ी से कार्य चल रहा है और बहुत जल्दी ही लालकुआ को बस अड्डे की कार्रवाई हो जाएगी और बस अड्डा मिलेगा। और कल जो है जनता पार्टी की सरकार ने पहले भी पूर्व में यहाँ से दिल्ली के लिए बस चलाई थी, और वर्तमान समय बस अड्डा बहुत अत्यावश्यक है, लालकुआ में होना चाहिए। बस अड्डा और एक खेल का स्टेडियम, दो चीज़ बहुत महत्वपूर्ण है। बच्चों के खेलने के लिए कोई फील्ड नहीं हमारे पास शहर में। इसके लिए मैं सरकार से और माननीय विधायक जी और सांसद जी से मैंने आग्रह भी किया है कि लालकुआ में बस अड्डा स्थायी रूप से बने और पर डे एक बस दिल्ली के सुचारू रूप से चले, जिससे व्यापारी का आगमन सुगम हो। अपने कार्यकाल में बस अड्डे के लिए जो ये नीचे सरोज कुमारी वाली गोयल की ज़मीन है जहाँ मशीन है, इसके लिए हमने रोडवेज बस अड्डे के लिए चयनित प्रस्ताव वो आवेदन करके मुख्यमंत्री जी को और जिलाधिकारी को भेज दिया। और ये हुआ कि वो सरकारें आती जाती रही, विधायक उसके सहयोग में नहीं रहे, जिसके कारण वो बन नहीं पाए। सरकार कांग्रेस की ही रही, लेकिन विधायक जो है कांग्रेस के होने के बाद भी विकास कार्यों पर। देखिए, लालकुआ चूँकि वास्तव में दुर्भाग्य की बात है कि लालकुआ के लोगों को एक जो लंबे समय से मांग चली आ रही है बस अड्डे की, वो नहीं पूरी हो पा रही है। ये मेरे लिए बहुत विशेष कष्ट का विषय है, क्योंकि मैंने और श्रीमती अरुणा चौहान ने अपने 10 साल के कार्यकाल में 6 चीज़ों के हमने शासनादेश कराए थे। उसमें बस अड्डा मुख्यतः है, ग्रीन पार्क है, ट्रांसपोर्ट नगर है, आपका ईदगाह है, और कई 6 आइटम शासनादेश जो आज भी नगर पंचायत में रखे हुए। जनपद टेहरी के तपोवन क्षेत्र में ही जिला विकास प्राधिकरण की टीम ने अवैध रूप से बन रही 2 इमारतों को सील कर दिया है। अधिकारियों ने बिल्डरों को चेतावनी जारी करते हुए कहा है कि सील से छेड़खानी न करें, अन्यथा उनके खिलाफ ही कड़ी कानूनी कार्रवाई की जाएगी। सूत्रों के अनुसार ही रतन नेगी ने बिना नक्शा पास कराए ही ग्राउंड फ्लोर और 5 मंजिला इमारत का निर्माण किया था, जबकि विजय मृदगल ने ग्राउंड फ्लोर और 3 मंजिल की इमारत बनाकर ही इसमें होटल संचालन करना शुरू कर दिया था। जिला विकास प्राधिकरण के कई दिग्विजय तिवारी ने बताया है कि
दोनों बिल्डरों को नोटिस जारी कर दिए हैं, लेकिन उन्होंने संतोषजनक उत्तर नहीं दिए हैं। अब विकास प्राधिकरण की टीम ने उच्च अधिकारियों को दिशा निर्देश दिए हैं, इन दोनों इमारतों को सील कर दिया है। तिवारी ने यह भी बताया कि क्षेत्र में कई अवैध इमारतें हैं जिनके खिलाफ भी कार्रवाई की जाएगी, क्योंकि उन्हें भी नोटिस दे दी गए हैं और जवाब नहीं दिया है। पिटकुल के प्रबंधक निर्देशक पीसी ध्यानी ने उत्तराखंड मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को 11 करोड़ रुपए का लाभांश चेक सौंपा है। मुख्यमंत्री ने ऊर्जा प्रदेश बनने के लिए विद्युत नियम की सक्रियता से सहयोग देने की आवश्यकता बताई है। उन्होंने पिटकुल के अधिकारियों को दिशा निर्देश दिए हैं कि सितंबर 2024 में शिलान्यास किए 5 नए उपकेंद्रों के कार्यों में तेजी लाई जाएगी। धामी ने बताया कि वित्तीय वर्ष 2023-24 में पिटकुल में 141.67 करोड़ रुपए का लाभ अर्जित किया है, जबकि पिछले 3 वर्षों में हर साल 5 करोड़ का लाभांश राज्य सरकार को दिया जाता है। देखिए, हमारा जो पिटकुल का लाभ है, मैंने बताया कि 20 वर्षों में सबसे अधिकतम लाभ इस वर्ष जो है पिटकुल ने 141 करोड़ का अर्जित किया है। और इसका श्रेय जहां हमारे माननीय मुख्यमंत्री और हमारे शासन में हमारे मुख्य सचिव महोदय और अध्यक्ष पिटकुल सचिव ऊर्जा के साथ साथ हमारी पूरी टीम को जाता है। अब पिटकुल में हमने एक नारा दिया है कि एक के लिए सब और सबके लिए एक, दूसरा वित्त विधि HR आपके द्वार। तो सारे अधिकारी कर्मचारी पूरे जोश से काम कर रहे हैं, एकजुटता के साथ कार्य कर रहे हैं। और जो हमें लाभ हुआ, जब हम सरकार को 11 करोड़ का लाभांश दिया है, जो पिछली बार हमने 5 करोड़ के दिया था, तो सरकार को हमने डबल से ज़्यादा लाभांश दिया। इस बार हमने अपने कर्मचारियों को भी जो इंसेंटिव दिया है, हमारा 1 वर्ष पीछे चल रहा था, तो हमने वित्तीय वर्ष 22-23 का और 23-24 का दोनों वर्षों का लाभांश जो है निदेशक मंडल से पारित करने के बाद अपने कर्मचारी को देने का आदेश किया गया है। पिटकुल ने एक रिकॉर्ड और बनाया है कि विगत वर्ष भी हमारा जो AGM होती है कंपनी अधिनियम के अंतर्गत 30 सितंबर से पहले AGM हो जानी चाहिए। पिछले साल भी हमने 30 सितंबर से पहले कर दिया AGM करी, और इस बार भी हमने 30 सितंबर से पहले उसकी जो है AGM करा ली गई है। उत्तराखंड में केदारनाथ विधानसभा सीट के लिए होने वाले उपचुनाव में 20 नवंबर को वोट डाले जाएंगे। यह चुनाव भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस दोनों राष्ट्रीय दलों की प्रतिष्ठा का सवाल बन गया है। हालांकि अभी किसी भी पार्टी ने इस सीट में अपने प्रत्याशी घोषित नहीं किए हैं। उपचुनाव में दोनों ही राष्ट्रीय दल अपनी अपनी जीत के दावे कर रहे हैं। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष भट्ट ने एक बार फिर से दोहरा दिया है कि इस उपचुनाव में भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी की जीत होगी। देखिए, केदारनाथ में कल 2 मंडलों की बैठक मेरा रहना हुआ। मुख्य रूप से नामांकन की प्रक्रिया की ओर हम बढ़ रहे हैं। नामांकन भव्य हो, बड़ी संख्या में जन समुदाय नामांकन में उपस्थित रहे, उस दृष्टि एक रचना बनी है। खासतौर पर बहुत से कार्यकर्ताओं के कुछ ऐसे विषय कि हर बूथ के संदर्भ में चर्चा हुई, बूथ कमेटी ठीक प्रकार से बने उसकी चर्चा हुई। कुछ स्थानों पर बूथ समितियों पुनर्गठन का विषय आया, उसको हमने वहाँ पर सहमति व्यक्त की है। और मैं आज सबको विश्वासपूर्वक कह सकता हूँ कि केदारनाथ विधानसभा भारतीय जनता पार्टी पिछली बार से ज्यादा मतों से जीतते जा रही है। भाजपा विधायक विनोद चमोली ने कहा है कि मलिन बस्तियों के मालिकाना हक को लेकर ही सरकार को एक बार फिर से अध्यादेश लाना पड़ेगा, क्योंकि इस मामले में कोर्ट का दखल है। उन्होंने आगे बताया कि सरकार ने नदियों का हाइड्रोजोनिक सर्वे किया है, जिसमें नदियों की चौड़ाई तय की जा सकेगी और जलमग्न भूमि को बंजर घोषित किया जा सकेगा। चमोली के अनुसार ही उत्तराखंड सरकार ने मलिन बस्तियों के नियमितीकरण के लिए एक मजबूत आधार तैयार कर लिया है। देखिए, एक तो अध्यादेश दोबारा लाना पड़ेगा क्योंकि इसमें कोर्ट इन्वॉल्व है, नहीं तो वहाँ दिक्कत खड़ी हो जाएगी। और दूसरा, अब हम एक कदम आगे बढ़े हैं। मैं जब 97-98 में यहाँ पर चेयरमैन था, मैंने उस समय से एक मुहिम चलाई थी कि देहरादून में जो नदियों की चौड़ाई फिक्स होनी चाहिए। जब तक इसकी चौड़ाई फिक्स नहीं होगी तब तक आप मलिन बस्तियों का एरिया भी सुनिश्चित नहीं कर सकते हैं, क्योंकि तमाम नदियों के किनारे मलिन बस्तियाँ बसी हुई हैं। अभी पहली बार ये हाइड्रोलॉजिकल सर्वे होकर इसकी चौड़ाई तय हो रही है, फिक्स हो रही है। एक बार चौड़ाई फिक्स हो जाएगी तो उसके बाद जो नदी तट हैं, जो कि जलमग्न भूमि जिसको हम बोलते हैं, उसका कहीं ना कहीं हमको ये जो भूमि का निस्तारण है
इसको करना पड़ेगा, इसको बंजर भूमि में हमको तब्दील करना पड़ेगा, इसका श्रेणी परिवर्तन करना पड़ेगा और उसके बाद हम मलिन बस्तियों को नियमित करने को और आगे बढ़ पाएंगे। ये उसका आधार खड़ा हो रहा है। मैं समझता हूँ कि हमारी सरकार ने उसके लिए बेस बनाया है कि हमने हाइड्रोलॉजिकल सर्वे करा के नदियों की चौड़ाई फिक्स की है, उसके बाद उसके नियमितीकरण की राह आसान हो पाएगी। लेकिन तब तक हमको इसको अगर सुरक्षा देनी है तो हमको अध्यादेश लाना पड़ेगा। उत्तराखंड की केदारनाथ विधानसभा सीट पर ही 20 नवंबर को उपचुनाव होना है, जिसके लिए दोनों राजनीतिक पार्टियों के दावेदार की एक लंबी सूची पार्टी तैयार कर रही है। इसी के चलते ही उत्तराखंड कांग्रेस को भी केदारनाथ सीट से चुनाव लड़ने के लिए कई दावेदार के पत्र आए हैं। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष करण महारा ने मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि पार्टी को 12 से 13 लोगों के आवेदन मिले हैं और केदारनाथ में 3 अलग अलग सर्वे कराए गए हैं, जिनकी रिपोर्ट कांग्रेस हाईकमान को भेजी जा रही है। वह अभी भाजपा ने भी अपना प्रत्याशी घोषित नहीं किया है। नहीं, कोई परेशानी नहीं है। 12-13 लोगों के नामों पर डिस्कशन चल रहा है और कार्यकर्ताओं से भी बात हुई है। जो हमारे वहाँ सर्वे टीमें गई थी, 3 अलग अलग किस्म की सर्वे हुई हैं, उसमें तीनों की रिपोर्ट्स भी लगभग हमारे पास हैं। उसको वो रिपोर्ट्स का सुझाव जो है वो हाईकमान तक पहुँचाया जाएगा। चूँकि बीजेपी भी अभी अपने टिकट का अनाउंसमेंट नहीं कर रही है और वहाँ भी कैंडिडेट्स हैं और रार चल रही है, तो इन सभी पहलुओं को ध्यान में रखते हुए कांग्रेस भी अपना स्टेप लेगी। देखिए 24 को हम लोग बातचीत कर लेंगे वहाँ, और उसके बाद जो भी तय होगा, क्योंकि वो एकदम से खुलासा नहीं करेंगे, हम भी बीजेपी की रणनीति के तहत ही अपना काम करेंगे और बीजेपी हमारी रणनीति के तहत काम करना चाह रही है। अब ये राजनीति है, इसमें देखेंगे सही समय पर सही फैसला लिया जाएगा। देखिए केदारनाथ 100% कांग्रेस जीत रही है, पब्लिक कांग्रेस के साथ है, जनता परेशान है चारधाम यात्रा के कुप्रबंधन से। चारधाम यात्रा से हमारे गढ़वाल के लोग 4 महीने पूरी मेहनत के संग काम करके पैसा कमाते हैं और उससे 12 महीने तक अपने परिवार का पालन पोषण करते हैं और वही वहाँ की आर्थिकी की मेन रीढ़ भी है। लेकिन जिस तरीके से कुप्रबंधन हुआ है, सुबह आदमी चल रहा है कहीं यूपी से और शाम तो वो बद्रीनाथ पहुंच रहा है, बद्रीनाथ के दर्शन कर रहा है, वापस जाके यूपी में जाके रुक रहा है, वो कहीं बीच में हमारे लोगों को कोई उसमें आमदनी नहीं हो रही है। चलिए बात कर लेते हैं देहरादून की, जहां पर उत्तराखंड में 38वें राष्ट्रीय खेलों को लेकर ही युवाओं को जागरूक किया जा रहा है। कैबिनेट मंत्री रेखा आर्या ने आज युवा कल्याण, खेल और शिक्षा विभाग की समीक्षा बैठक की है। उन्होंने बताया कि अंडर 18, अंडर 23 और अंडर 29 के युवाओं को बेहतरीन स्लोगन और रचनाएं देने के लिए प्रेरित किया जा रहा है। उन्हें 14 नवंबर को बाल दिवस पर सम्मानित किया जाएगा। मैम, आज जिस तरह से बैठक ले रहे हैं 3 विभाग को एक साथ मिला के, जो हम नेशनल गेम पे पूरा फोकस है और क्या कुछ हम प्लानिंग कर रहे हैं, क्योंकि हमारी हर एक कोशिश जो है नेशनल गेम्स को मद्देनजर रखते हैं। देखिए 14 नवंबर को बाल दिवस आने वाला है। उस बाल दिवस की तैयारी के परिप्रेक्ष्य में भी और साथ ही नेशनल गेम जो कि जनवरी 28 से प्रस्तावित है, उसके संदर्भ में भी एक अवेयरनेस और एक बच्चों के साथ में और जो अंडर 18 है और बच्चे जो हमारे अंडर 23 हैं और हमारे अन्य सभी युवा साथी, तो ये तीनों कैटेगरी चूँकि युवा विभाग से भी संबंधित है, महिला सशक्तिकरण विभाग से भी संबंधित है और शिक्षा विभाग से भी संबंधित है। तीनों विभागों का संयुक्त रूप से एक कोशिश है कि नेशनल गेम जो कि प्रस्तावित है उसके रिगार्डिंग हम लोग नेशनल गेम के लिए कुछ बेहतरीन स्लोगन, ये अधिक से अधिक हमारे जो बच्चे हैं जो 8 से लेके 14 वर्ष के हैं, वे बच्चे जो 14 से लेके 23 वर्ष के हैं और वे बच्चे जो 23 से लेके 29 वर्ष तक के बच्चे हैं या युवा हैं, उन सब का समावेश करते हुए नेशनल गेम के रिगार्डिंग जो बेहतरीन स्लोगन देंगे, जो बेहतरीन किसी प्रकार की रचना जो है विभाग को देने का काम करेंगे और उनके बीच में से भी बेहतरीन स्लोगन का सिलेक्शन होगा जो नेशनल गेम के अकॉर्डिंग होगा और उनको हम लोग आने वाले समय में 14 नवंबर को ही जो है हम लोग उनको सम्मानित भी करेंगे, उनको प्राइज भी देंगे। तो
तो एक ये तैयारी है तीनों विभागों की इस परिप्रेक्ष्य में कि नेशनल गेम को एक एक बच्चे और युवा तक पहुंचाए। केदारनाथ विधानसभा उपचुनाव के लिए नामांकन प्रक्रिया शुरू हो गई है। भाजपा और कांग्रेस ने प्रत्याशियों को लेकर हलचल मची हुई है। भाजपा अभी तक ही अपना प्रत्याशी घोषित नहीं कर पाई है, तो वहीं राज्यसभा सांसद नरेश बंसल ने कहा है कि पार्टी ने एक नाम का पैनल केंद्र को भेजा है, जिसमें चिंतन मंथन किया जा रहा है। उन्होंने आश्वासन दिया है कि भाजपा 1 सप्ताह के अंदर अपना प्रत्याशी घोषित कर देगी। नहीं, देखिए, भारतीय जनता पार्टी का प्रदेश नेतृत्व नामों का पैनल केंद्रीय नेतृत्व को भेज चुका है और आपको मालूम है ये पूरे देश में लगभग 50 उपचुनाव हैं और झारखंड और महाराष्ट्र के विधानसभा के चुनाव हैं, तो सभी पर प्रक्रिया जारी है और अभी आज नामांकन प्रारंभ हुआ है, अभी 1 सप्ताह है। तो नामांकन की तिथि तक निश्चित रूप से प्रत्याशी की घोषणा होगी, मंथन के बाद होगी। कहीं कोई पेच नहीं है, पार्टी में पूरी पारदर्शिता है। निश्चित रूप से जीतने वाले प्रत्याशी की भारतीय जनता पार्टी घोषणा करेगी। राजधानी देहरादून के शिक्षा निदेशालय में ही शिक्षक सचिव रविनाथ रमन की अध्यक्षता में ही एक महत्वपूर्ण बैठक का आयोजन हुआ है। इस बैठक में उत्तराखंड के डीजी शिक्षा झरना कामठानी क्लस्टर विद्यालय के प्रस्ताव पर चर्चा की है। क्लस्टर विद्यालय का उद्देश्य आसपास के स्कूलों को हब के रूप में विकसित करना है, जिससे छात्राओं के लिए आवागमन की सुविधा उपलब्ध कराई जा सके। इसके लिए अभी जनपदों से प्रस्ताव मांगे जा रहे हैं ताकि जीर्ण शीर्ण स्थिति वाले विद्यालयों को भी सुधारा जा सके। देखिए, कल सचिव विद्यालय शिक्षा की अध्यक्षता में समस्त 13 जनपदों के जिलाधिकारियों के साथ में एक समीक्षा बैठक की गई थी, जिसमें जो कई महत्वपूर्ण मुद्दे हैं उन पे चर्चा की गई। इसमें मुख्य रूप से एक तो क्लस्टर विद्यालयों के प्रस्ताव के संबंध में था। इसके अलावा जो हमारे ऐसे विद्यालय हैं जो जीर्ण शीर्ण स्थिति में हैं उनके संबंध में भी चर्चा की गई, और जो इस तरह के विद्यालय हैं जहाँ पर बिजली, पानी, फर्नीचर आदि मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध नहीं है, उनके संबंध में भी कार्रवाई करने के लिए निर्देशित किया गया। जहाँ तक क्लस्टर स्कूलों का प्रश्न है, तो इसमें जो इस तरह के विद्यालय हम बना रहे हैं जो क्लस्टर के रूप में काम करेंगे, यानी कि उनके जो आसपास के विद्यालय हैं उनके हब के रूप में जो है वो उन विद्यालयों में जो है छात्रों को बुलाया जाएगा और छात्रों को वहाँ तक आने के लिए ट्रांसपोर्टेशन के लिए भी सुविधा उपलब्ध करी जाएगी। तो उस पर चर्चा हुई है। कुछ जनपदों से प्रस्ताव आ गए हैं, बाकी जनपदों से अपेक्षित हैं। तो जैसे ही बाकी जनपदों से प्रस्ताव आते हैं, इसमें एक शासन स्तर पर बैठक करी जाएगी और उसके बाद आगे की कार्रवाई अमल में लाएगी। देहरादून में विरासत महोत्सव 2024 के 7वें दिन की शुरुआत स्कूली छात्राओं के शानदार सांस्कृतिक डांस और नृत्य की है। इसकी मनमोहक प्रस्तुति देखकर ही सभी दिल थाम कर बैठे हुए थे। मनमोहक प्रस्तुति में ही महोत्सव में क्लासिकल म्यूजिक और नृत्य के अद्भुत प्रदर्शन के साथ ही विभिन्न राज्यों के व्यंजन भी लोग आकर्षित रूप से दिख रहे थे, जिसमें राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र, बिहार और उत्तराखंड के विशेष व्यंजन शामिल हैं। जोशीमठ नगर के डांडो गांव में ही माता भालू अपनी 2 बच्चों के साथ घुस गई है, जिससे अफरा तफरी का माहौल बन गया है। महिलाएं खेतों में मक्के की फसल में भालू को देखकर शोर मचाने लगी। रात को भालू का झुंड बिजली विभाग के कार्यालय के नीचे पहुंच गया था, फिर वापस जंगल की ओर भाग गया है। नंदा देवी राष्ट्रीय पार्क के वन अधिकारी गौरव नेगी और उनकी टीम ने भालू को आबादी से दूर करने का प्रयास किया। नगर पालिका ने सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए प्रभावित क्षेत्रों में झाड़ियां साफ करने के लिए टीम को भेजा। उत्तराखंड पर्यटन विभाग चमोली द्वारा ही आयोजित साहसिक ट्रैकिंग में युवाओं ने पंचम केदार
कल्पेश्वर महादेव मंदिर में नंदीकुंड तक ही 120 किलोमीटर की यात्रा तय की है। दल ने 15 अक्टूबर को देवग्राम से यात्रा का शुभारंभ किया था। वंशी नारायण मनपाई बुग्याल में रात बिताई है उन्होंने, और तीसरे दिन ही बताना चाहेंगे 500 फीट की ऊंचाई नंदीकुंड में पहुंचकर ही भागवती नंदा की पूजन अर्चन की है। इस यात्रा में 5 बालिकाएं भी शामिल हैं। उन्होंने स्वच्छता अभियान के चलते ही बुग्याल के संरक्षण को बढ़ावा दिया है। मैं देवाड़ ब्लॉक की रहने वाली हूँ और हम नंदीकुंड ट्रैक में आए हैं और मुझे यहाँ काफ़ी कुछ सीखने के लिए मिला। मुझे कुछ नया था। ये ट्रैक मैंने इससे पहले भी करे हैं, पर मुझे यहाँ काफ़ी कुछ एक्सपीरियंस करने के लिए मिला। हमने बहुत कुछ देखे, पहाड़ वगैरह और भ्रमकमल, फेन कमल, काफ़ी कुछ हमें सीखने के लिए मिला। और हमारे साथ जो भी सर लोग थे, जितने भी हमारे गाइड थे, हमें बहुत कुछ उन्होंने सिखाया और बताया कि हमें ट्रैक में कैसे रहना है, क्या करना है। और ये एक्सपीरियंस मेरे लिए बहुत नया था और काफ़ी अच्छा लगा, मुझे काफ़ी मज़ा आया। और मेरे हिसाब से हर किसी को एक बार नंदीकुंड का ट्रैक जरूर करना चाहिए और उन्हें काफ़ी कुछ सीखने के लिए मिलेगा। घंटाकरण बोल वजीर देवता की जय, आगे की जय, बोल भगवती नन्दा सनोल की जय। आप सभी का नंदीकुंड में स्वागत है। ये पहला मौका है कि इतने कम उम्र के बच्चे इस भगवती नंदा के इस कुंड पे आए हैं। तो भगवती नंदा से पहले ये स्थान सतीनाग का था, क्योंकि भगवती नंदा जब कैलाश जाते समय आपका जो नीचे बाड़ा बेतने जहाँ हम गए थे, वहाँ पे भगवती नंदा ने मेघासुर दैत्य का वध किया। उसके बाद ऊपर आई तो ऊपर स्थान एक छोटा सा स्थान था, वहाँ पे उसे धनिया डोंकर कहते हैं। तो वहाँ पे क्या होता था, लोग कथा में वर्णन थे कि नीचे आते समय धनिया बोना था और ऊपर आते समय धनिया हो जाता था। तो कहते हैं कि जब भगवती कैलाश जाते समय वहाँ से आ रही थी, नीचे आ रही थी, तो भगवती ने अपना जो तंबू होता था वहीं लगाया। और जब कोई धनिया की वाटिका में जाता तो उसकी खुशबू बहुत दूर तक फैल जाती है। तो यहाँ तक नाग को भी सुनाई दी, नाग को भी उसको महसूस हुआ भाई कोई वाटिका में चला गया। तो नाग जैसे ही वहाँ गया तो कहता है कि नाग ने जैसे ही नाग मारने को दौड़ा नंदा को, तो नंदा ने मामा मामा शब्द से संबोधित किया और नाग को ये हुआ कि कौन है। तो नाग ने कहा भाई मुझे अपनी वो बता दे, तो कौन है, कहाँ से आई, किधर से आई। तो नंदा ने कहा भाई पहले तो मुझे वचन दे कि जो मैं मांगूंगी वो तू देगा। तो नाग ने वचन दे दिया, क्योंकि नाग हमेशा सपने में भी मतलब असत्य नहीं बोलता था। सती नाग कभी असत्य नहीं बोलता था। तो नाग ने कहा मैं वचन दे, तो बता तुझे कहाँ है। तो तब नंदा ने कहा भाई मैं मैणावती की कन्या हूँ और हिमालय पुत्री हेमंत ऋषि की बेटी हूँ और शिव के साथ मेरी शादी हुई है। अब कहा कि नाग ने कहा अब तो मैं वचन हार गया, अब ऐसा कर कि आधा कुंड तू रखेगी और आधा कुंड में रखेगी। फिर नाग ने कहा भाई अब महिला और पुरुष एक ही कुंड में कैसे रह सकते हैं। तो नाग ने कहा अब ऐसा कर कि पूरा कुंड ही आप ही रख लो, लेकिन शर्त यह कि मन आपके नाम और मेरे नाम से ये कुंड जाना जाएगा। तब से यह स्थान नंदी कुंड कह रहा है। खटीमा के उद्यम सिंह नगर में ही तराई पूर्वी उप वन प्रभाग के साल में ही भोज नंबर 1 में लकड़ी तस्करों ने अवैध रूप से ही 2 सालों के पेड़ को काट दिया है। वन विभाग की टीम ने मौके पर पहुंचकर काटी गई लकड़ी को कब्जे में ले लिया है। यह घटना वन विभाग के एसडीओपी कार्यालय में केवल 200 मीटर दूर हुई है, जिससे तस्करों के हौसले का अंदाजा लगाया जा सकता है। एसडीओपी संचिता वर्मा ने बताया कि मामले की जांच की जा रही है। अगर किसी भी विभागीय कर्मचारी की मिलीभगत सामने आती है तो उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। 2 दिन पहले हमको सूचना मिली थी कि साल भोज नंबर 1 में जो हमारे अष्टौन क्षेत्र से लगा हुआ है, वहाँ पर 2 साल के पेड़ कटने की सूचना हमको प्राप्त हुई थी। तो हमारा स्टाफ मौके पर गया और जो भी ऊपर माल वगैरह हमने बरामद किया है, कुछ नग हमको साल के वहाँ पर प्राप्त हुए हैं, जिनको हमने अपनी अभिरक्षा में ले लिया है। और जो संबंधित है उसके विरुद्ध हमने जो केस यहाँ पर इजराई किया गया है। आगे की जाँच जारी है। अभी तो इसकी जानकारी अभी सामने नहीं आई है, लेकिन हमारे द्वारा इसकी विवेचना की जा रही है। तुरंत ही इस बात का पता चल जाएगा कि किसके द्वारा ये किया है। खासकर बस इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।